हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल के इलेक्शन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में कांग्रेस दिख रही है। पार्टी का स्टैंड क्लियर ही नहीं है कि उसे राइट रहना है या फिर लेफ्ट, वाम हो, श्रीराम हो या मुसलमान वोटर। हर मुद्दे पर कांग्रेस में कंफ्यूजन है। कांग्रेस का यह कंफ्यूजन लेफ्ट को लेकर भी है। उसने बंगाल, असम और तमिलनाडु में तो लेफ्ट पार्टियों से अलायंस किया है, लेकिन केरल में उसे चुनौती दे रही है। कांग्रेस की इस दोहरी चाल ने वोटर को भी कंफ्यूज कर दिया है। कहीं दोस्ती, कहीं दुश्मनी, कहीं गठबंधन, कहीं मुकाबला। 824 सीटों की इस असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों का हाल ऐसा ही है। लेफ्ट फ्रंट हो या कांग्रेस, दोनों के लिए हर चुनाव अपने सिमटते वजूद को बचाने की चुनौती होता है। जब सवाल सिकुड़ती सियासी जमीन बचाने का हो तो कांग्रेस को लाल सलाम करने से ऐतराज नहीं होता, फिर तमिलनाडु हो, असम या बंगाल। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर रविवार की है। कोलकाता में थर्ड फ्रंट की रैली का सीपीएम नेता मोहम्मद सलीम अपने नए साथी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को मंच पर ले आते हैं और सीधे पोडियम का रुख करते हैं। वहां भाषण दे रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा में संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी भड़क उठते हैं, मंच छोड़कर जाने लगते हैं। लेकिन तभी दिग्गज वामपंथी लीडर विमान बोस उन्हें भाषण जारी रखने का इशारा करते हैं, वो भी जोर देकर। करीब 20 सेकंड की इस कश्मकश को अगर हम लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के रिश्तों का निचोड़ कहें तो गलत नहीं होगा। बंगाल के बैटल में दोनों साथ हैं, मगर एक तलखी भी आई है। जिन पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को वामपंथी लीडर बड़े एहतराम के साथ कोलकाता की रैली के मंच पर लाए थे, उन्हीं पीरजादा के साथ गठबंधन को लेकर कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का भी बयान सुन लीजिए। अब्बास सिद्दीकी से भी हमारी बातचीत हुई है। वो कह रहे हैं कि अभी सीटों को लेकर अभी भी कोई बातचीत नहीं बनी, हम इंतजार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक मैचअप नहीं हो पा रहा है। हो सकता है मुझसे भी सीपीएम पार्टी के साथ, लेट पार्टी के साथ कोई सीट की अभी फैसला नहीं हुई, तो मैं क्या करें? लेट पार्टी के साथ चर्चा जारी है, फैसला नहीं हो रहे, तो मैं भी क्या करें? ये मेरा क्या गलती है इसमें? अजीब बात है। मेरा कहाँ गलती है? मैं क्या कसूरबार हूँ? यही तो मुझे पता चलना पड़ेगा ना। मैं सीपीएम पार्टी के साथ बात कर रहे हैं, सीपीएम पार्टी के साथ बात में हमारा फैसला नहीं है कितने सीट हमें मिलने वाला है। तो अगर हमें कुछ सीट जब तक मिलने का उम्मीद हम नहीं कर सकते, तो मैं दूसरे को कैसे बंटवारा करें? मुझे पता नहीं ये क्या क्या बात हो रही है। मैं तो लेट पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ चर्चा जारी है। यानी इलेक्शन की डेट आ गई और चुनाव की तारीखों से पहले ही गठबंधन का ऐलान करने वाले वामपंथी दल और कांग्रेस अब तक सीटों का बंटवारा आपस में ही नहीं कर पाए। ऐसे में लेफ्ट ने जब पीरजादा अब्बास को ज्यादा तवज्जो दी तो अधीर रंजन चौधरी का अधीर होना वाजिब था। जब हमारे साथ बातचीत खत्म नहीं हुई तो मैं कैसे दूसरे पार्टी के साथ निर्णय ले सकते? ये तो बड़े साधारण मुद्दा है, लेकिन तरह तरह की बात फैला जा रही है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब अहमियत नहीं है मेरे लिए। आपका गढ़ मालदा और मुर्शिदाबाद, वहाँ पर 10 सीटें वो मांग रहे हैं, उससे कम पता नहीं मुझे कौन कितना सीट मांग रहे हैं। ये आपसे जुबान से मैं पहले सुना कि इतना सीट मांग रहे हैं। मुझे पता नहीं कि कौन कहाँ से कितने सीट मांग रहे हैं, क्योंकि ये पार्टी हमसे इस तरीके की सीट नहीं मांगा अभी तक, तो मैंने कैसे कह सकता? अगर हवा में मांगते तो अलग बात है। बंगाल के इलेक्शन में कांग्रेस की फाइट तीसरे और चौथे नंबर की है, क्योंकि सबको पता है कि मेन टक्कर तो बीजेपी और दीदी की है। जाहिर है तीसरे और चौथे नंबर का मुकाबला थर्ड फ्रंट के सहयोगियों के बीच ही है। इसमें बाजी लेफ्ट के हाथ लगेगी या कांग्रेस के, कहना मुश्किल है।
कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने 2016 का चुनाव मिलकर लड़ा था। 92 सीट लड़कर कांग्रेस ने 44 पर जीत हासिल की थी, तो 202 सीट पर उतरे लेफ्ट प्रत्याशियों को केवल 32 पर जीत मिली थी। जाहिर है गठबंधन से कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हुआ। 2016 के विधानसभा चुनाव में अपने स्ट्राइक रेट से ऐंठी कांग्रेस ने जब 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट से ज्यादा सीटें मांगी तो तनातनी में गठबंधन टूट गया और उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 6% से भी कम वोट मिले और वो सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। वहीं लेफ्ट को भले ही 6% से ज्यादा का वोट मिला, लेकिन लोकसभा चुनाव में अब की बार या कहें कि 2019 में लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला। और अब जब से अब्बास सिद्दीकी और लेफ्ट के बीच सीटों को लेकर समझौता हुआ है, कांग्रेस इस समझौते से असहज है और इस तिगड़ी में अभी कई अकड़न बाकी हैं। बंगाल में भी लेफ्ट और कांग्रेस के बीच कभी हाँ और कभी ना का वैसा ही रिश्ता है जैसा हम नेशनल लेवल पर देखते हैं, यानी लेफ्ट और कांग्रेस के रिश्ते में पीरजादा वाली गांठ पड़ गई है। हम एक साथ मिलने की कोशिश किए हैं इंसान के लिए, आदमी के लिए, क्योंकि वोट का बंटवारा हो जाने से हम लोगों को नुकसान होगा। तो उसमें अगर कोई सीट कम मिले, अगर उनमें से वो नहीं छोड़ पाए तो इसमें उसका भी बुराई नहीं है। हम नहीं बोल रहे आप गलत कर रहे हैं, मगर मेरा भी मानना है हमको भी लड़ने का अधिकार है। जब आप हमारे साथ दोस्ती का हाथ नहीं मिला रहे तो हम कहाँ सीट देंगे, तो ये हमारा मर्जी है ना, या आपका घर रहे या ना रहे हो तो हम नहीं देखेंगे। तब बंगाल में सीटों के बंटवारे को लेकर लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का लव हेट ट्रायंगल तो बना ही हुआ है। अब कांग्रेस के भीतर भी इसे लेकर सिरफुटौल हो गई है। पार्टी के सीनियर नेता आनंद शर्मा ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ गठबंधन को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट करके पूछा, अगर कांग्रेस सांप्रदायिकता के खिलाफ चुनाव लड़ रही है तो फिर वो पीरजादा के साथ गठबंधन कैसे कर सकती है। आनंद शर्मा का ट्वीट आया तो अधीर रंजन ने सफाई दी कि आईएसएफ के साथ गठबंधन को कांग्रेस आलाकमान से हरी झंडी है, लेकिन बीजेपी को मौका मिल गया कि वो इसी बहाने लेफ्ट और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाए। हम लोग एक सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। आनंद शर्मा जी का ट्वीट, अधीर रंजन जी का बयान कांग्रेस के कार्यकर्ता की मानसिकता क्यों नहीं कंफ्यूज होगी जब उनके एक नेता एक समय में 2 प्रदेशों में चुनाव होते हैं। केरल जाते हैं, वहाँ सीपीएम को गाली देते हैं, वहाँ से बंगाल आता है वही नेता तो सीपीएम की प्रशंसा करता है, उनके गले में हाथ डालता है। नेता कंफ्यूज, कार्यकर्ता कंफ्यूज, देश की जनता कंफ्यूज कि आखिर कांग्रेस है क्या। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और आईएसएफ के गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने सवाल उठाए। ऐसे में लोगों ने सवाल पूछा कि आखिर केरल में कांग्रेस का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किस आधार पर है। इतना ही नहीं, तमिलनाडु में जहां डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन है, वहां भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जूनियर पार्टनर के तौर पर है। दिक्कत यही है कि कांग्रेस ना ही सेकुलरिज्म ना ही हिंदुत्व को लेकर अपनी रणनीति तय कर पाई है और यही वजह है कि कभी कांग्रेस लेफ्ट के साथ है तो कभी कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ है। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट मिलकर भी तीसरे और चौथे नंबर पर आने की रेस में है। वहीं केरल में लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट आमने सामने है। लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सत्ता में है और कांग्रेस उसकी मेन चैलेंज है। इसीलिए जब केरल में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने चुनावी समंदर में छलांग लगाई तो ये बात सीएम पिनराई विजयन को कतई रास न आई। वो एक अच्छे टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट की तरह राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं। टूरिस्ट बोट में सवार होकर समुद्र के अंदर जाते हैं, समुद्र में छलांग लगाते हैं, स्विमिंग करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के केरल में आकर समुद्र में स्विमिंग करने से सुरेंद्रन के टूरिज्म डिपार्टमेंट को बहुत फायदा हुआ है। ये लोग कैसे कैसे नाटक कर रहे हैं
किस लिए? ताकि एलडीएफ को बदनाम किया जा सके। लेकिन मैं अपने राजनीतिक विरोधियों को साफ कह देना चाहता हूं कि एलडीएफ केरल की जनता के लिए है और जनता एलडीएफ के लिए। इनका नाटक कुछ काम नहीं आने वाला। നാടിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ നാട്ടുകാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല। पिनराई विजयन को लगता है कि कांग्रेस की अंदरूनी फाइट और लीडरशिप के कंफ्यूजन का फायदा उठाकर वो केरल में सत्ता परिवर्तन की रवायत बदल सकते हैं। अगर बंगाल में लेफ्ट ने पीरजादा को पार्टनर बनाकर मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की सोची है, तो केरल में कांग्रेस की सहयोगी मुस्लिम लीग के मुकाबले पॉपुलर फ्रंट और एसडीपीआई को मजबूत किया है। यानी बंगाल हो या केरल, लेफ्ट पूरी तरह से कांग्रेस को पलीता लगाने में जुटा है, जिससे केरल में वो सरकार बचा ले और बंगाल में अपना वजूद। पिछले कई दशक से केरल की जनता एक बार लेफ्ट तो एक बार कांग्रेस गठबंधन को मौका देती है। इस हिसाब से इस बार चांस यूडीएफ का है, लेकिन लेफ्ट फ्रंट की सरकार और केरल के सीएम पिनराई विजयन काफी मजबूत दिख रहे हैं। चाहे वो केरल की बाढ़ हो या कोरोना महामारी, इन चुनौतियों का जिस तरह से सरकार ने सामना किया, केरल की जनता इससे खुश नजर आ रही है। सिर्फ गोल्ड स्कैम एक इल्जाम है जिसे लेकर यूडीएफ और अन्य विपक्षी पार्टियां सीएम पिनराई विजयन को घेर रही हैं। अगर असेंबली इलेक्शन के ताजा राउंड को देखें तो असम में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है, बंगाल में भी दोनों साथ साथ हैं और तमिलनाडु में भी डीएमके की अगुवाई वाले गठबंधन में कांग्रेस और लेफ्ट साझीदार हैं। लेकिन केरल में वामपंथ और कांग्रेस के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की टक्कर है। स्टेट इलेक्शन में लेफ्ट और कांग्रेस का ये साथ सिर्फ खुद को बचाने के लिए है। बंगाल में अगर दोनों साथ नहीं आएंगे तो टीएमसी और बीजेपी के बाद शायद तीसरे नंबर पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का इंडियन सेक्युलर फ्रंट आ जाए। वहीं असम में सत्ता में वापसी की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के लिए एक एक वोट की कीमत है। लेकिन तमिलनाडु में लेफ्ट हो या कांग्रेस, दोनों ही एमके स्टालिन के रहमो करम पर निर्भर हैं। बाकी बचता है केरल, जहां लेफ्ट को कांग्रेस से सरकार बचानी है तो कांग्रेस को लेफ्ट से सत्ता छीननी है। जीत किसकी होगी ये 2 मई को पता चलेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।